बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है और मैं इस अदारे में इकनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। उम्मीद है कि आप और आपके अज़ीज़ व अकारिब, आपके फैमिली अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बाखैरियत होंगे। इकनॉमिक्स पार्ट 2 की ऑनलाइन क्लासेस में हम ने जो लास्ट लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने बात की थी, 4th चैप्टर हमारा चल रहा था वैल्यू ऑफ मनी। वैल्यू ऑफ मनी, इससे पहले थ्योरी ऑफ मनी का हमारा चैप्टर था। थ्योरी ऑफ मनी के चैप्टर मुकम्मल करने के बाद वैल्यू ऑफ मनी को हमने डिस्कस किया और उसके बाद वेरी लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने थ्योरी ऑफ मनी और वैल्यू ऑफ मनी के MCQ डिस्कस किए थे। आज हमारा इन्हीं दोनों चैप्टर यानी थ्योरी ऑफ मनी और वैल्यू ऑफ मनी के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का आज का हमारा सेशन है। इसमें हम बात करते हैं। तो चैप्टर है बेटे जो हम पढ़ रहे थे वो मनी और वैल्यू ऑफ मनी। ये दोनों चैप्टर्स, इनके लॉन्ग, इनके थ्योरी और उसके बाद इनमें जो सवालात हैं वो आपने कैसे उनके आंसर लिखने हैं, इसको हमने पहले तफसील से पढ़ा है। इसके बाद इन दो चैप्टर मनी एंड वैल्यू ऑफ मनी, ये है ज़र और ये है ज़र की कदर। इन दोनों चैप्टर के हमने लास्ट टाइम MCQ किए थे। आज इन्हीं दोनों चैप्टर के जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ये आज हमने पढ़ने। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के बारे में है। बेटे, हम जब चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें जितने भी टॉपिक होते हैं वो हम तफसील से उन पे वजाहत के साथ उन्हें बयान करते हैं। फिर उन्हीं टॉपिक में से हम MCQs पढ़ते हैं। तो MCQs में भी वो टॉपिक जो होते हैं वो किसी न किसी ज़ाविये से डिस्कस होते रहते हैं। अब जो हमने आज के सेशन में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की बात करनी है, ये भी उन्हीं टॉपिक में से लिए गए हैं और ये यूनिक नोट से मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। तो इसमें जो टॉपिक या जो शॉर्ट मैं समझूंगा कि इसको जो है वह तफसील से बताया जाए वो मैं डिस्कस करूंगा। बाकी आपके सामने पढ़ देता हूँ। पहले बेटा शॉर्ट है कि व्हाट इज़ बार्टर सिस्टम। पहला शॉर्ट हमारा जो है वो बार्टर सिस्टम के बारे में है कि बार्टर सिस्टम जो है क्या है। बार्टर सिस्टम को डायरेक्ट एक्सचेंज सिस्टम भी कहा जाता है। तो इसकी आपने जब आपसे ये पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ मेंट बाय बार्टर सिस्टम या डिफाइन डायरेक्ट एक्सचेंज सिस्टम, तो या उर्दू में इसे बराह रास्त तबादला का निज़ाम भी कहा जाता है और इसे आप बार्टर सिस्टम भी लिख सकते हैं। तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद गुड्स डायरेक्टली विदाउट यूजिंग मनी एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज़ कॉल्ड बार्टर सिस्टम। कि ऐसा निज़ाम जिसमें अशिया को अशिया के साथ बराह रास्त, यानी अशिया को अशिया के बदले बराह रास्त बदल कर तबादला करके अपनी ज़रूरियात को पूरा किया जाता था और इसमें ज़र आले मुबादला के तौर पे इस्तेमाल नहीं होता था। यानी ज़र के बग़ैर, ज़र आले मुबादला के बग़ैर अशिया को अशिया से
बरह रास्त बदल कर ज़रूरियात पूरी करने के निज़ाम को बार्टर सिस्टम कहा जाता है। दूसरा सवाल है बेटा डिफ़ाइन मनी, के ज़र की तारीफ़ करें। दूसरा जो है ये है डिफ़ाइन मनी, यानी ज़र की तारीफ़ करें या ज़र से क्या मुराद है। तो इस हवाले से ये है कि आप वैसे तो ज़र की बहुत सारी तारीफ़ें आपकी नोट्स में भी लिखी हुई हैं, बुक में भी है, तो आप इन्हें इसमें से दो डेफिनेशन जो है ना वो याद रखनी है, एक मॉर्गन की और दूसरा वाकर की। तो आप जब ये तारीफ़ें लिखेंगे तो आप इनमें से आप अगर चाहें तो जी अब ठीक चलो। इसमें दो डेफिनेशन मौजूद हैं, लेकिन चूँकि जब ये सवाल आपसे शॉर्ट में पूछा जाता है तो आप मॉर्गन या वाकर में से कोई एक डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो कल भी हमने पढ़ी थी अपने लास्ट लेक्चर में मॉर्गन की डेफिनेशन के मनी इज़ व्हाट मनी डज़, यानी ज़र वो चीज़ होती है जो ज़र का काम सर अंजाम दे। या ये भी उस या दूसरी जो मॉर्गन की डेफिनेशन है कि मनी इज़ द थिंग दैट इज़ वाइजली एक्सपेक्टेड इन द पेमेंट ऑफ डेब्ट, यानी कि ऐसी चीज़ जो कर्ज़ों के लेन देन में बड़े वसी पैमाने पर कबूल की जाती है, जो लेन देन में इस्तेमाल की जाती है। तो इस मनी की डेफिनेशन जो है इसमें से कोई एक डेफिनेशन आप लिखना चाहें तो आपका आंसर जो है वो मुकम्मल हो जाता है। हाँ, अगर आपने अपने तौर पे आपके पास वक्त है और आप इसको ज़्यादा इम्प्रेसिव आंसर को बनाना चाह रहे हैं तो फिर आप दोनों की तारीफ़ लिख सकते हैं। उसके बाद बेटे सवाल है कि डिस्क्राइब इम्पोर्टेंट 4 फंक्शंस ऑफ मनी, कि आपने ज़र के कोई 4 फ़राइज़ बताएं। सवाल अगर आपसे ये सवाल यूँ पूछा जाता है कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ मनी, तो भी आपने 4 लिखने हैं। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि राइट डाउन एनी 4 इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ मनी, तो भी आपने 4 लिखने हैं, क्योंकि 2 नंबर आपका जो सवाल होता है और उसके लिए आपने उतना ही मवाद अपने जवाब में शामिल करना है जो रिक्वायर्ड होता है। तो आपने इसका आंसर लिखना है कि देयर आर द 4 मेन इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मनी और फॉलोइंग, उसमें कोई आप 4 लिख दें। मसलन आप लिखते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इसमें स्टोरेबिलिटी, डिविजिबिलिटी, इसके अलावा मोबिलिटी। कोई आप 4 जो है आपने या थ्योरी में भी ये पढ़ा है, इसके बाद नोट्स में भी मौजूद है, बुक में भी इसके फंक्शन लिखे हुए हैं। तो कोई 4 हेडिंग जो हैं आपने लिख देनी है। यहाँ पर लिखी हुई है कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ पेमेंट और स्टोर वैल्यू। इसमें आप डिविजिबिलिटी लिख सकते हैं, मोबिलिटी लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी इसके फंक्शन में आता है। उसके बाद बेटा व्हाट इज़ मेंट बाय मेटेलिक मनी, इनके सवाल है आपका नेक्स्ट मेटेलिक मनी के हवाले से। मेटेलिक मनी, मेटेलिक मनी को उर्दू में धाती ज़र कहा जाता है कि मेटेलिक मनी आर द कॉइन्स मेड बाय विद द हेल्प ऑफ मेटल, कि धात की मदद से बनाए गए तैयार करदा सिक्के, मेटेलिक कॉइन जो हैं ये मेटेलिक मनी कहलाते हैं। तो इसमें आप ने सिर्फ जवाब में ये लिखना है कि मेटेलिक मनी इज़ द विच इज़ मेड गोल्ड, सिल्वर, निकल, कॉपर, कि ये सारी मेटल्स हैं। मेटल कोई इस्तेमाल करके कॉइन तैयार करना और वो कॉइन जो है एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज इस्तेमाल होना, इसे मेटेलिक मनी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टैंडर्ड मेटेलिक मनी। अब ये जो मेटेलिक मनी की हम बात करते हैं, ये मेटेलिक मनी धाती ज़र ये
इसकी दो फॉर्म्स होती हैं। एक है बेटे टोकन मेटेलिक मनी, टोकन मेटेलिक, और दूसरी है स्टैंडर्ड मेटेलिक। ये आपके थ्योरी के लेक्चर में आप लोग ये पढ़ चुके हैं, इसलिए सिर्फ हम यहाँ पे डेफिनेशन की बात करेंगे। ये जो टोकन मेटेलिक है, यहाँ पर सवाल आपसे दोनों पूछे गए हैं, स्टैंडर्ड मनी का भी सवाल आपसे पूछा गया है और टोकन का भी। तो ये दोनों जो हैं, टोकन मनी और स्टैंडर्ड मनी, बोथ आर द फॉर्म ऑफ मेटेलिक मनी। ये दोनों धाती ज़र की दो सूरतें हैं। जो मेटेलिक मनी है, इसकी डेफिनेशन ये है कि व्हेन इफ फेस वैल्यू ऑफ कॉइन, जो उस कॉइन के ऊपर लिखी होती है उसकी अमाउंट, इफ फेस वैल्यू ऑफ कॉइन इज़ ग्रेटर दैन द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ मेटल इज़ कॉल्ड मेटेलिक, टोकन मेटेलिक। और स्टैंडर्ड की आप डेफिनेशन करेंगे, इफ फेस वैल्यू ऑफ कॉइन इज़ इक्वल टू द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ मेटल। ये अलामती धाती ज़र है, ये म्यारी धाती ज़र है। इसकी तारीफ़ ये है, अलामती धाती ज़र जो टोकन की उर्दू में अब आपको बता रहा हूँ कि अगर सिक्के की ज़ाहरी कदर कीमत यानी फेस वैल्यू उसकी असल मालियत से ज़्यादा हो तो उसे अलामती धाती ज़र टोकन मेटेलिक मनी कहा जाता है। और दूसरा है स्टैंडर्ड मेटेलिक, कि अगर सिक्के की ज़ाहरी कदर कीमत धात की असल मालियत के बराबर हो तो इसे म्यारी धाती ज़र कहा जाता है। ये दोनों तारीफ़ें, यानी पहले जो है आपसे मेटेलिक मनी की डेफिनेशन पूछी गई है, उसके बाद है सवाल आपका डिफाइन स्टैंडर्ड मनी, फुल बॉडीड मनी, और उसके बाद है क्वेश्चन टोकन मनी, अलामती धाती ज़र। नेक्स्ट है बेटा कि एक्सप्लेन लीगल टेंडर मनी। नेक्स्ट सवाल है और वो है लीगल टेंडर मनी। ये है जी कानूनी ज़र। अब ये लीगल टेंडर मनी से मुराद ऐसा ज़र लिया जाता है जो किसी भी मुल्क के लॉज के मुताबिक उसे परमिशन होती है सर्कुलेशन की। यानी आज यूँ आप कह सकते हैं कि एक लीगल मनी वो होती है जो हर एक शख्स के लिए कंपलसरी होता है कि वो इसे अपने लेन देन में इस्तेमाल करे। तो अब वो ज़र जिनको का कानूनी तौर पर ज़रूरी नहीं होता, हर शख्स पाबंद नहीं होता, वो चाहे तो उसे इस्तेमाल कर ले, ना चाहे तो ना करे, उसे हम जो है कानूनी ज़र नहीं कहेंगे। देखें, हम बात करते हैं मसलन आप दो चीज़ें ले, एक आप तरफ आप लेते हैं जी कॉइन्स और करेंसी नोट। ये दोनों करेंसी आपकी है, कॉइन सिक्के और करेंसी नोट, और इसके अगेंस्ट आप लेते हैं चेक। अब आप ये देखें कि कॉइन्स और सिक्के, इनको मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर इस्तेमाल करने का हर शख्स पाबंद है, लेकिन जो चेक हैं ही मे एक्सेप्ट और रिफ्यूज़ इन फॉर्म ऑफ चेक। चेक की सूरत में अगर कोई शख्स चेक कबूल कर लेता है तो ठीक है, लेकिन उसे मजबूर नहीं किया जा सकता। तो ये हो गई लीगल, और वो जो है वो नॉन लीगल है, वो लीगल नहीं है। लीगल वो है जिसको कबूल करना हर एक पर ये जो है ये पाबंद है। तो अब आप यहाँ देखें कॉइन और नोट, ये कॉइन्स और करेंसी नोट जो है हर शख्स पाबंद है इनको इस्तेमाल करने का, लेकिन जो चेक हैं, चेक लीगल मनी नहीं है। अब बेटे उसके बाद ये है कि ये जो लीगल टेंडर मनी है ये लीगल टेंडर मनी भी दो सूरतों में पाई जाती है। एक है लिमिटेड लीगल और दूसरी है
अनलिमिटेड। ये इसको कहा जाता है महदूद कानूनी ज़र, और ये है ला महदूद कानूनी ज़र। अब ये दोनों यानी पहले हमने बात की है लीगल मनी की, तो लीगल मनी वो है जो रूल्स एंड रेगुलेशन अकॉर्डिंग टू लॉज जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे इस्तेमाल की जाती है। तो उसकी भी दो सूरतें हैं। अब हैं दोनों लीगल, लेकिन कुछ ऐसा भी है कि जिसकी हद मुकर्रर कर दे। मसलन कॉइन्स हैं, कॉइन जो हैं ये 20 रुपए तक इसके हर शख्स जो है पाबंद है इसको लेन देन में इस्तेमाल करने का। तो ये हो गई लीगल टेंडर मनी। और इससे ऊपर बाकी जितनी भी है उसमें करेंसी नोट हैं, बाकी कॉइन्स हैं, वो अनलिमिटेड है, जितनी चाहें वो अपने लेन देन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देयर आर टू फॉर्म ऑफ लीगल टेंडर मनी, लिमिटेड लीगल एंड अनलिमिटेड लीगल। तो ये दोनों सवाल आपसे पूछे गए हैं। सवाल नंबर 7 है डिफाइन एक्सप्लेन लीगल टेंडर मनी, और उसके बाद व्हाट इज़ लिमिटेड लीगल टेंडर मनी, और उसके बाद नेक्स्ट है डिफाइन अनलिमिटेड लीगल मनी। कि आपने साथ में लीगल मनी के साथ इसकी दोनों टाइप्स भी आपने पढ़ ली। उसके बाद बेटे नेक्स्ट सवाल है व्हाट इज़ पेपर मनी, कागजी ज़र। पेपर मनी को उर्दू में कहा जाता है कागजी ज़र। तो ऑल द करेंसी मेड बाय पेपर, कि वो तमाम करेंसी नोट जो कागज़ की मदद से तैयार किए जाते हैं और कागज़ के कागज़ी नोट की शक्ल में वो कारोबार में लेन देन में इस्तेमाल होते हैं, उसे करेंसी नोट कहा जाता है। तो करेंसी नोट जो हैं ये यानी ये जो पेपर मनी है, इस वक्त हमारे पास जो पेपर मनी सर्कुलेट कर रही है उसमें 10 रुपए का नोट है, 20 रुपए का है, 50 रुपए का, 100 रुपए का, 500 का, 1000 का और 5000 का। ये वो नोट हैं, इनको हम कहते हैं पेपर मनी या करेंसी नोट भी कह सकते हैं, प्रॉमिसरी नोट भी कह सकते हैं आप। तो ये वो ज़र है जो इस वक्त हमारे पास कागज़ी नोट की शक्ल में इस्तेमाल हो रहा है। अब ये जो बेटे है कागज़ी ज़र पेपर मनी भी की दो सूरतें होती हैं। एक है कन्वर्टेबल पेपर मनी, उर्दू में आप इसे लिखेंगे बदल पजीर कागज़ी ज़र, बदल पजीर कागज़ी ज़र। और दूसरा है इनकन्वर्टेबल पेपर मनी, गैर बदल पजीर कागज़ी ज़र। ये हम इसमें जितने भी शॉर्ट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं इससे पहले आप इन्हें पढ़ चुके हैं थ्योरी में। तो पेपर मनी कौन सी होगी बेटा, जो करेंसी जो नोट की शक्ल में गर्दिश करती है। अब जो हमारे पास करेंसी नोट हैं, पेपर मनी है, वो दो तरह की है। एक वो है जो बदल पजीर है, यानी इसको दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्टैंडर्ड मनी गोल्ड। इससे हम जिसको गोल्ड में बदला जा सकता है वो कन्वर्टेबल पेपर मनी है, और जिसको गोल्ड में नहीं बदला जा सकता वो इनकन्वर्टेबल पेपर मनी है। एक बात। दूसरी निशानी ये है कि पेपर जो कन्वर्टेबल पेपर मनी है ये सेंट्रल बैंक इशू करता है, और इनकन्वर्टेबल जो है ये गवर्नमेंट इशू करती है। तीसरा इसमें डिफरेंस ये है, कन्वर्टेबल पेपर मनी के को इशू करने के बदले में रिज़र्व रखा जाता है, जबकि इनकन्वर्टेबल में जो है वो रिज़र्व नहीं रखा जाता। तो ये दो डेफिनेशन हैं, पहले भी आपने पढ़ी हैं पेपर मनी के बाद कन्वर्टेबल पेपर मनी, इनकन्वर्टेबल। ये जो कन्वर्टेबल पेपर मनी है ये वाली, ये साहब का सवाल जो है ये 2016 के ये पास पेपर में भी आया है कि व्हाट इज़ मेंट बाय
कन्वर्टेबल पेपर मनी। जी, उसके बाद बेटे राइट डाउन एनी 4 प्रॉब्लम्स ऑफ बार्टर सिस्टम। ये 2017 के पास पेपर में जो सवाल आया है। इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक जो है वो बार्टर सिस्टम है, अभी हमने डिफ़ाइन भी किया था। तो यहाँ से पूछा गया आपसे राइट डाउन एनी 4 प्रॉब्लम्स ऑफ बार्टर सिस्टम। इसमें सिर्फ आपने लिखना है आंसर में कि 4 इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स ऑफ बार्टर सिस्टम और फॉलोइंग। उसमें आप कोई भी 4 लिख सकते हैं। मतलब आप लिखते हैं कि लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ ह्यूमन वांट, लैक ऑफ स्टोरिंग वैल्यू, इंडिविजिबिलिटी ऑफ गुड, डेफर पेमेंट, लोन प्रॉब्लम, लैक ऑफ अकाउंटिंग यूनिट, नो कॉमन मेजरिंग वैल्यू। ये मैंने आपके सामने 5 से 6 बोल दिए। इनमें से कोई भी 4 आप अपने इस जवाब में लिख सकते हैं। तो सवाल है बेटे राइट डाउन एनी 4 प्रॉब्लम्स ऑफ बार्टर सिस्टम, कि बार्टर सिस्टम के कोई 4 जो है वो मसाइल आपने बताने हैं। उसके बाद है बेटे सवाल आपका व्हाट इज़ मेंट बाय नियर मनी। नियर मनी मीन करीबी ज़र, ज़र करीब भी हम इसे कहते हैं, नियर मनी, ज़र करीबी ज़र या ज़र करीब। और ये सवाल आपका जो है 2016 के बोर्ड पेपर में आया है। ये डिफाइन नियर मनी 2016 के पास पेपर में आए। और ये वो ज़र होता है जिसको स्टैंडर्ड मनी में आसानी के साथ जो है वो कन्वर्ट किया जा सकता है। नियर मनी इज़ द मनी विच इज़ नॉट एक्सेप्टेड एट मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो आला मुबादला के तौर पे तो कबूल नहीं की जाती, बट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश मनी वेरी इजली, लेकिन हम उसे बड़ी आसानी के साथ कैश में बदल सकते हैं। मसलन गोल्ड और प्राइस बॉन्ड, ये ऐसी मनी है, ये ऐसा ज़र है कि जिसको कैश फॉर्म में कन्वर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होती, बड़ी आसानी के साथ क्विकली और ईज़िली जो है उसमें। हाँ, ये है कि ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे एक्सेप्टेड नहीं किए जाते, लेकिन दैट बट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश वेरी इजली, तो इसे कहा जाता है नियर मनी। के बाद क्वेश्चन है बेटा व्हाट इज़ मेंट फॉर डिमांड फॉर मनी। ये 2 सवाल आपके हैं। इसके बाद जो सप्लाई ऑफ मनी और डिमांड फॉर मनी, ये एक सवाल है आपका यहाँ मौजूद है और एक सवाल इससे आगे है, तो एक ही वक्त में दोनों यहाँ पे लिख देते हैं। सप्लाई ऑफ मनी इसे कहा जाता है, इसको क्वांटिटी ऑफ मनी भी कहते हैं, ज़र की रसद भी कहा जाता है, ज़र की मिकदार भी कहते हैं, और इसके डिमांड फॉर मनी। ये ज़र की रसद है, ये ज़र की तलब है। तो दोनों की डेफिनेशन हमने पहले थ्योरी में भी पढ़ी है कि सप्लाई ऑफ मनी को क्वांटिटी ऑफ मनी भी कहा जाता है। टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट एग्जिस्ट इन अ कंट्री इन एन इकानमी इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, कि किसी भी मईशत में, किसी भी मुल्क में एक ख़ास वक्त में ज़र की जितनी मिकदार मौजूद होती है उसका मजमूआ ज़र की रसद कहलाता है। चाहे वो ज़र सर्कुलेशन में हो या वो डिपॉजिट फॉर्म में हो, हर तरह का ज़र, उसमें कॉइन्स हैं, करेंसी नोट, प्राइस बॉन्ड, गोल्ड, सेविंग सर्टिफिकेट, चेक, ये ऑल टाइप्स ऑफ मनी, यानी टोटल अमाउंट ऑफ मनी in a country, in a economy, in a given period of time is called supply of money। अब उसमें से ये तो हो गई आपकी सप्लाई ऑफ मनी, और ये है कि ये वो अमाउंट होती है जिससे लोग अपने पास कैश फॉर्म में रखना चाहते हैं। डिमांड फॉर मनी मीन द क्वांटिटी ऑफ मनी दैट इज़ प्रेफर्ड बाय द सिटीजन ऑफ अ कंट्री टू टेक इन फॉर्म ऑफ कैश। अपने पास लोग ज़र की वो मिकदार जो अपने पास वो नकद की सूरत में रखना चाहते हैं, उसे डिमांड फॉर मनी कहा जाता है। के बाद
क्वेश्चन है बेटे आपका कि डिफाइन इन्फ्लेशन, अफराते ज़र से क्या मुराद है। इन्फ्लेशन इसे उर्दू में हम लिखते हैं अफराते ज़र। अफराते ज़र को इन्फ्लेशन को हाई प्राइसेस भी कहा जाता है, इसको महंगाई भी हम आम ज़ुबान में कहते हैं। और सिंपल इसकी डेफिनेशन बेटा ये है कि कंटिन्यूस इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल इज़ कॉल्ड इन्फ्लेशन, कि कीमतों में मुसलसल इजाफे का नाम, यानी कि शर्त क्या है कि कीमतें बढ़ें लेकिन मुसलसल बढ़ें, लगातार कीमतें बढ़ें। अगर कीमतें लगातार नहीं बढ़ती तो उसे हम क्या नाम देते हैं, वो इन्फ्लेशन की कोई सूरत नहीं हो सकती। क्योंकि इन्फ्लेशन के लिए कंडीशन क्या है, इसकी डेफिनेशन बेटा ये है कि कंटिन्यूअस इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। ये डेफिनेशन है इसकी। उर्दू में आप इसे कहेंगे कि कीमतों में मुसलसल इजाफे का नाम, लगातार चढ़ाव का नाम अफराते ज़र या इसे इन्फ्लेशन कहा जाता है। इसमें दो डेफिनेशन मौजूद हैं। इसमें आप जो आपको या टू मच मनी चाहिए टू फ्यू गुड्स, ये भी हो सकती है, या जिस तरह से आपको ये लिख के दिया है कि कंटिन्यूस इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल इज़ कॉल्ड इन्फ्लेशन। और ये जितने भी क्वेश्चन हम जहाँ पे इनको एक दफ़ा हम फ्रेश कर रहे हैं, इससे पहले आपने इसे पढ़ा है। नेक्स्ट है बेटा कि व्हाट इज़ द ग्रेशम लॉ। ये इसकी थोड़ी सी तफसील ये है कि ग्रेशम को लॉ हम ये कहते हैं कि वो उस दौर में दो किस्म के, एक सुपीरियर और एक इन्फीरियर, दो करेंसियों को एट ए टाइम सर्कुलेशन में डाला गया। तो जो इन्फीरियर थी उसने सुपीरियर को सर्कुलेशन से निकाल दिया। तो बैड मनी ड्रिफ्ट आउट गुड मनी फ्रॉम सर्कुलेशन। ये है कि आप अगर आप एक वक्त में दो, एक बैड मनी है एक गुड मनी, अगर आप उसको सर्कुलेशन में डालते हैं, उसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, तो जो बैड मनी है वो गुड मनी को सर्कुलेशन से निकाल देती है। ये जस्ट ग्रेशम लॉ है। उसके बाद है जी क्वेश्चन है बेटा आपका क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। ये नेक्स्ट है क्वेश्चन है QTM, डिफाइन QTM, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। नज़रिया मिक़दारे ज़र, कि ये जब शॉर्ट में आपसे पूछा जाएगा तो जस्ट आपने इसकी डेफिनेशन लिख के देनी। इसकी जो QTM की डेफिनेशन जो है वो दो की गई है। एक डेफिनेशन है इरविंग फिशर और दूसरी डेफिनेशन है टास्क। आप इसमें से चाहें तो इरविंग फिशर की डेफिनेशन जो उन्होंने QTM की है वो आप लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो टास्क की। लेकिन दोनों डेफिनेशन के जो है में ये बताया गया है कि अदर थिंग्स रिमेन द कांस्टेंट, व्हेन सप्लाई ऑफ मनी इज डबल prices are double and value of money become half, and on the other hand when supply of money is half prices are half and value of money is double। इसमें तीन चीज़ों का जिक्र किया गया है, एक सप्लाई ऑफ मनी, दूसरा प्राइसेस और तीसरा वैल्यू ऑफ मनी। तो सप्लाई ऑफ मनी और प्राइसेस में रिलेशन है डायरेक्ट, यानी कि सप्लाई ऑफ मनी बढ़ेगी तो प्राइसेस बढ़ जाएंगी, सप्लाई ऑफ मनी कम होगी तो प्राइसेस कम हो जाएंगी। जबकि वैल्यू ऑफ मनी के साथ दोनों का रिलेशन सप्लाई ऑफ मनी और प्राइसेस का इनवर्स होता है। एक ही वक्त में अगर आप इनको देखना चाहेंगे
तो सप्लाई ऑफ मनी के बढ़ने से प्राइसेस बढ़ जाएंगी और वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाएगी। और दूसरी समत में क्या होगा कि अगर वैल्यू ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ मनी को आप कम करते हैं तो वैल्यू ऑफ प्राइसेस भी कम हो जाएंगी, लेकिन वैल्यू ऑफ मनी बढ़ जाएगी। इसमें डेफिनेशन जो है आपने लिखने से पहले, क्योंकि कोई भी आप लॉ लिखते हैं, जिस तरह से पहले भी आपका एक्सपीरियंस है उसमें फर्स्ट में आपने लॉ लिखे हैं, तो आपने कॉमे शुरू करते हैं और शुरू में आप लिखते हैं अदर थिंग्स रिमेन सेम, अदर थिंग रिमेन सेम। ये आप इकोनॉमिक के हर लॉ से पहले ये आप लिखते हैं अदर थिंग्स रिमेन दी कांस्टेंट या सेम। ये इसलिए लिखा जाता है क्योंकि हमारे इकोनॉमिक लॉज फर्स्ट ईयर में आपने पढ़े हैं कि इकोनॉमिक लॉज आर कंडीशनल। आप कुछ कंडीशंस लगा के, कुछ कंडीशन के बाद इसे आप जो है वो प्रूव करना चाहते हैं, तो इसको हम शुरू में हर एक लॉ के में शुरू में लिखना है आपने अदर थिंग्स रिमेन द कांस्टेंट, यानी कि आगाज़ में आपने इन्वेंटर काम जो हैं वो स्टार्ट करने हैं, फिर आपने लिखना है अदर थिंग्स रिमेन द कांस्टेंट, सप्लाई वन सप्लाई ऑफ मनी इज़ डबल, प्राइसेस आर डबल एंड वैल्यू ऑफ मनी इज़ हाफ, एंड ऑन द अदर हैंड व्हेन सप्लाई ऑफ मनी इज़ हाफ, प्राइसेस आर हाफ एंड वैल्यू ऑफ मनी इज़ डबल। तो ये इसमें जो नोट्स में आपको डेफिनेशन लिख के दी गई है वो जो है कि अदर थिंग्स रिमेन द सेम एज क्वांटिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन इंक्रीजेज, यानी जैसे ही सर्कुलेशन में मौजूद सप्लाई ऑफ मनी बढ़ती है, द प्राइस लेवल आल्सो इंक्रीज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो उनमें जिस तरह कि अभी मैंने आपको बताया है कि सप्लाई ऑफ मनी, और ये बात हमने थ्योरी में भी पढ़ी थी कि सप्लाई ऑफ मनी और प्राइसेस में डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है कि सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज़ करेगी तो प्राइस लेवल भी इंक्रीज़ करेगा, एंड वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज़, ज़र की कदर कम हो जाती है, एंड वाइस वर्सा। और यानी इसके उल्ट भी जो सेकंड ऑप्शन है वो ऐसे होगा कि एक सूरत में क्वांटिटी ऑफ मनी के बढ़ने से प्राइसेस बढ़ी हैं, वैल्यू ऑफ मनी कम हुई है। दूसरा क्या होगा, वाइस वर्सा में सप्लाई ऑफ मनी कम होगी तो प्राइसेस कम हो जाएंगी, लेकिन वैल्यू ऑफ मनी बढ़ जाएगी। तो ये बेटे इसमें जो है आपसे ये सवाल शॉर्ट में जब पूछा जाएगा तो सिर्फ आपने QTM को डिफ़ाइन करना है, और लॉन्ग ये सवाल जब आपसे पूछा जाएगा तो ये आपको पहले भी बताया है कि लॉन्ग की सूरत में आपने सबसे पहले जो है डेफिनेशन लिखनी है, फिर आपने उसकी इक्वेशन लिखनी है, फिर उसको प्रूव करना है प्राइस लेवल बढ़ना कम होना दोनों सूरतों में, और उसके बाद आपने अजम्पशन। बेसिकली ये जो होते हैं अदर थिंग्स रिमेन द कांस्टेंट, ये बुनियादी तौर पर ये हम जब लिखते हैं इनको हम बाद में जब लॉ को प्रूव करते हैं तो हम आखिर पे लिखते होते हैं अजम्पशन, यानी मफरूज़ात। तो बेसिकली ये अजम्पशन ही होते हैं जिनको कांस्टेंट अजूम करने के बाद, यानी उन्हें हम कांस्टेंट अजूम करते हैं और फिर जो है उसे हम अजम्पशन की सूरत में लॉ के एंड पे हम लिखते हैं कि डिस्क्राइब फिशर इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज, कि फिशर की मुबादला मसावात मुबादला, यानी मुबादला की मसावात लिखें। इस QTM की, ये जो आपने यहाँ पे QTM भी पढ़ा है, QTM की मसावात अब आपसे पूछी गई। अगर आपसे मसावात फिशर फार्मूला पूछ लिया जाए, फिशर इक्वेशन आपसे पूछ ली जाए, या सिंपली लिखा जाए कि राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ QTM, तो उसमें आपने आपके पास दो इक्वेशन हैं, ये आपको दोनों लिख देता हूँ। P इज़ इक्वल टू है mv/t और सेकंड है P इज़ इक्वल टू mv प्लस m-v/t। तो ये दोनों जो इक्वेशन है, ये वाली ये और ये,
दोनों जो है ये QTM की हैं और इन दोनों के ज़रिए इनमें से आप चाहें तो इस इक्वेशन की मदद से आप QTM को प्रूव कर लें, चाहें तो आप इससे कर लें। फ़र्क इसमें सिर्फ ये है कि इसमें लीगल टेंडर मनी और उसकी सर्कुलेशन की बात हुई है, जबकि इसमें लीगल मनी के साथ साथ क्रेडिट मनी का भी जिक्र हुआ है। तो इसमें आप इस इक्वेशन के ज़रिए प्रूव करना चाहें तो भी हो सकता है, ये भी दुरुस्त है, और अगर आप चाहें तो इसके ज़रिए भी आप इस इक्वेशन को प्रूव कर सकते हैं। तो बेटे ये हमारा जो सेशन इसमें चल रहा था, ये थ्योरी ऑफ मनी और वैल्यू ऑफ मनी के हम आखिरी यानी कि जो इस चैप्टर से हम पढ़ रहे हैं, बाकी हमारा मुकम्मल हो गया है, सिर्फ हमने इसको शॉर्ट है तो, और इस आज भी हमने शॉर्ट डिस्कस किए हैं, और इसके बाद इसके जो रिमेनिंग शॉर्ट हैं वो इंशाअल्लाह हम अगले लेक्चर में उनको डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।